शादी के 2 महीने बाद ही मेरा तलाक हो गया। और हो भी क्यों ना, मैं हूं ही इतनी अभागिन की क्या बताऊं। शादी से पहले ही मेरा कई बार सुहागरात मन चुकी थी, वो भी मेरी मर्जी के बिना। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा, उम्र 19 साल, झांसी में रहने वाली एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। उन दिनों कोचिंग में एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती इतनी जल्दी प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। वो शकल सूरत से तो अच्छा था ही, रहन सहन से भी किसी अच्छे घर का लगता था। मुझे तो वो पसंद था ही, पर वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। कहता था मैं एक छोटी प्यारी सी बच्ची की तरह लगती हूँ, इसलिए उसे मुझसे प्यार हो गया। उसने अपने अलावा अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तलाश तो मुझे आज भी है उसकी। पूछना चाहती हूँ उससे कि कैसे कोई इतना प्यार करके किसी को धोखा दे सकता है। आखिर मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। हम दोनों में बहुत प्यार था। रोज कोचिंग के बाद रेस्टोरेंट या फिर पार्क में घूमने जाया करते थे। छुट्टी के दिनों में मूवी देखने जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों होटल में जाने लगे, पर बड़ा अजीब लगा मुझे जब होटल में हम दोनों एक बंद कमरे में थे। फिर भी उसने मौके का कोई फायदा नहीं उठाया। जो भी किया बस ऊपर ऊपर से किया, जैसे किसिंग, टचिंग, छाती पे हाथ फेरना, यहाँ तक कि नाभि के नीचे भी हाथ लगा दिया। देख भी लिया, फिर भी उसने वो सब नहीं किया। एक बंद कमरे, अक्सर लोग कहते हैं। मैंने पूछा भी, जब इतना सब कुछ हो गया है तो वो भी कर ही लो ना। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, बेबी ये सब शादी के बाद, शादी से पहले मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अपनी थोड़ी सी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारी इज्जत बर्बाद नहीं करना चाहता। उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर से पिघल गई। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गरीब की जोड़ी भगवान ने इतने सुंदर और सुशील लड़के के साथ बनाई होगी। उस दिन मैंने होटल रूम से निकलने से पहले उसके होठों पर किस करते हुए आई लव यू बोल दिया। उसने भी जवाब में आई लव यू टू बोला। उस दिन के बाद मैं इतनी खुश रहने लगी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कसम खा ली थी कि जीऊंगी तो उसके साथ, मरूंगी तो उसके साथ। हम दोनों को इस तरह से मिलते जुलते अभी 3 महीना भी नहीं हुआ था कि घर में मेरी शादी की बात चलने लगी। मैंने मम्मी से कहा, इतनी जल्दी क्यों है आपको मेरी शादी की? तो उन्होंने कहा, हमारे जात खानदान में 16-17 साल में ही शादी कर दी जाती है। तू तो 18 पार कर चुकी है और कुछ दिन में तू 10वीं भी पास कर लेगी। तेरी ब्याह की तारीख हम तेरी परीक्षा के बाद रखेंगे। मैं आगे कुछ बोल नहीं पाई। कोचिंग का भी टाइम हो चुका था। मैं कोचिंग के लिए निकल गई। जाते ही मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उसके चेहरे पर कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने बड़ी सहजता से कहा, चलो भाग चलते हैं हम दोनों यहाँ से कहीं दूर। मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? पहले हमें अपने पेरेंट्स से एक बार बात तो करनी चाहिए। तुम जाकर बात क्यों नहीं करते? शायद वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाए, फिर हमें भागने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर तुम अपने पेरेंट्स को बोलो ना कि वो मेरे मम्मी पापा से बात करें हमारे रिश्ते के लिए। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की होगी? 10 दिन पहले ही मैंने अपने घर हमारे रिश्ते की बात की थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हम दोनों अलग कास्ट के हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम छोटी जात के हो और हम ऊंची जात के हैं, इसलिए ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता और जो कोई भी इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेगा उसे जान से मरवा दूंगा। ये सब कहकर वो मुझसे लिपटकर रोने लगा। उस वक्त मुझे याद आया कि उसने अपना नाम रोहन ठाकुर बताया था और मैं ठहरी नेहा कश्यप। कहाँ से ये मिलन हो सकता था? मैं कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाती थी। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी कि जब मुझे पता था कि मैं इतनी नीची जाति की हूँ तो मैंने प्यार करने से पहले ये सब सोचा क्यों नहीं। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और इसका एक ही उपाय है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएं और वहीं अपनी नई दुनिया बसाएंगे। मैंने भी कुछ नहीं सोचा और हाँ कह दिया। शाम को हमने होटल में खाना खाया और रात की ट्रेन से दिल्ली के लिए चल दिए। बस उस दिन से जैसे ही मैंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ा,
मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने माँ बाप को भी कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और तो और उस दिन घर से निकलते वक्त अपना मोबाइल भी लेना भूल गई थी। उसने कहा, अच्छा ही है, मोबाइल टूट गया तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। उसने कहा उसने भी अपना मोबाइल सिम बदल लिया है। मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, इसलिए मैंने उसका नंबर नहीं पूछा। वैसे भी हम लोग अब साथ में ही रहने वाले थे। देर सवेर हम लोग शाम को दिल्ली पहुंचे। उसने एक शानदार सा होटल बुक किया था। होटल के रूम को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने बेड को पूरा सुहागरात की सीट की तरह सजा रखा था। मैंने चौंक कर पूछा, ये सब क्या है? तो उसने हंस के कहा, क्यों, अगर हम आज ही सुहागरात मना ले तो इसमें कोई परेशानी है क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही पीछे हट रहे हो। उसने कहा, देखो, सुहागरात तो मनाएंगे, लेकिन उस बीच हम दोनों में से कोई कुछ बोलेगा नहीं और पूरी रात लाइट बंद करके करेंगे। मैं भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मेरा भी मन बहुत कर रहा था ये सब करने का। तो मैंने कह दिया, ठीक है, हम दोनों पूरी रात सुहागरात मनाएंगे, वो भी अंधेरे में। मुझे लगा उसका ये पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए शर्मा रहा होगा, इसलिए लाइट बंद करके सुहागरात मनाने की बात कर रहा है। यही सोचकर मैंने लाइट बंद करके सुहागरात मनाने के लिए हाँ कर दिया और कोई सवाल जवाब भी नहीं किया। रात के 9 बज गए। तब हमने रूम में ही अपना खाना मंगवा लिया और बड़े प्यार से हमने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खत्म होते ही उसने मेरे होठों को चूसकर सारा जूठा साफ कर दिया। उसकी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई। मैंने भी उसे एक जोरदार किस दिया उसके होठों पर। उसके बाद हमने सोफे पर बैठ थोड़ी देर रोमांटिक बातें की, जिसके बाद मुझे जोश आने लगा, नीचे से पानी सा आने लगा। वो मेरी स्थिति जान चुका था कि मैं कामुक हो चुकी हूँ। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 9:45 बज चुके थे। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, तुम फ्रेश होकर लहंगा पहन लो, अलमारी में रखा हुआ है, और लाइट बंद करके घूंघट करके बेड पर बैठ जाओ दुल्हन की तरह। मैं बस थोड़ी देर में बाहर से टहल कर आता हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। मैं भी बाथरूम में जाकर फ्रेश हो आई। अलमारी में देखा तो लाल रंग का लहंगा रखा हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसको पहनने के बाद मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही थी। आईने में खुद को देखकर शर्माने लगी। फिर मुझे बाहर कुछ आहट हुई तो मैं झट से लाइट बंद करके बेड पर जाकर बैठ गई। रूम की चाबी उसके पास ही थी, तो मुझे उठकर खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अंधेरे में ही वो मेरे पास आए और आते ही मेरा घूंघट उठाकर मेरे होठों को चूसने लगे। मैंने भी अपने बदन को ढीला छोड़कर उनके साथ ताल से ताल मिलाने लगी। मुझे जोश में भी कुछ होश नहीं था कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। पहली बार मेरा बदन किसी पुरुष का स्पर्श पाकर सिहर उठा था। पहली बार था। मेरा तो दर्द भी हो रहा था, फिर भी अच्छा लग रहा था। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। बीच बीच में वो पल भर के लिए मुझसे दूर हो जाते थे, बस इतना ही मुझे आराम मिला। सुबह तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मेरे साथ किसी एक ने नहीं, कई लोगों ने काम किया हो। उजाला होते होते मैं बेहोश सी होने लगी। मुझे लगा अभी भी मेरे बदन के साथ कोई खेल रहा है। मैं कब गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब इसके बाद मेरी नींद सीधे दिन के 12 बजे खुली। आंखें खुलते ही मैंने जो वहाँ का नज़ारा देखा, वो सब देखकर हक्की बक्की रह गई। मैं बेड के नीचे बीच में और मेरे चारों ओर 5 से 6 लड़के नंगे बैठे अपने सामान को सहलाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं झट से बेड से उतरी और गेट के पास जाकर बैठकर रोने लगी। मैंने इधर उधर देखा, मेरे कपड़े मुझे कहीं भी नहीं दिखे। मेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। मैंने अलमारी में जाकर देखा तो वहाँ मुझे एक गाउन नाइटी मिली। मैंने झट से उसे पहन लिया। उसकी तरफ देखकर रोते हुए पूछने लगी, कौन हो तुम लोग, और मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, और तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आए? तो उन्होंने कहा, तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ही तो कहा था कि तुम्हें ग्रुप में 5-6 लोगों के साथ ये सब करने का मन है, इसमें तुम्हें मज़ा आता है, इसलिए तो उसने हमें यहाँ बुलाया था तुम्हारे पास। वो बोला कि तुम्हें उजाले में शर्म आएगी, इसलिए लाइट मत जलाना
सब बारी बारी से अंधेरे में ही पूरी रात करते रहना। उसने बताया कि तुम्हें नॉन स्टॉप करना अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग बारी बारी से करते रहे। रात भर मैंने पूछा मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, फिर मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो उन लोगों ने बताया कि हमने उसे एक बार बोला कि कोई लड़की लाने के लिए उसके बदले हम उसे अच्छा खासा पैसा देंगे, तो उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही कर लो, उसका भी मन बढ़ जाएगा, तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। एकदम कच्ची कली है, बाकी वो भी हमारे साथ एंजॉय करने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए उसके बाद बोला पान खाकर आता हूँ, जिसके बाद वो दोबारा वापस ही नहीं आया। ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ आ गया कि उसने ये सिर्फ पैसों के लिए किया था। फिर उन्होंने कहा देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो लगता ही नहीं कि आएगा, अब ऐसा करो हमारे साथ चलो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो अपने घर चले जाना। हमने जो भी किया अनजाने में किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। वैसे भी मेरी हालत चलने लायक नहीं थी, कहीं जा भी नहीं पाती, इसलिए मैं उनकी बात मान गई। उन्होंने होटल से पहिए वाली कुर्सी लाए, उस पर बिठाकर मुझे कार तक ले गए और 2 जने बिठाकर मुझे कार में बिठा दिया। होटल वाले पूछने लगे कि क्या हुआ, ऐसे क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने बोल दिया बाथरूम में पैर फिसल गया था, फिर चोट लग गई, इसलिए घर पर ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे खूब खिलाया पिलाया। उस रात अच्छे से सोई, लेकिन अगले ही दिन उनके अंदर का शैतान जाग गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने फिर से वही नज़ारा देखा। सभी लोग अपने कपड़े उतारकर मेरे जागने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता, अब हम रोज़ तुम्हारे साथ ऐसे ही मज़े करेंगे। और ये कहकर वो सभी मुझ पर टूट पड़े। मैं चीखती चिल्लाती रही, फिर भी उनको मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इस तरह मेरे साथ 1 महीने तक शोषण होता रहा। फिर एक दिन किसी यूट्यूबर को मेरी इस हालत का पता लगा, शायद किसी पड़ोसी ने बताया होगा उन्हें। उनकी मदद से मैं वहां से निकलकर एक एनजीओ में आई। वहां की महिलाओं ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। अपनी हालत देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने माँ बाप से मिलूं, इसलिए मैं खुद को अनाथ बताया और वहीं रहने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी एक लड़के से करवा दी। वो बहुत खुश हुई कि इतने दुखों के बाद अब जीवन में खुशी की बहार आएगी। सब ने बताया कि वो मेरी खूबसूरती पर फिदा होके मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरी पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था, इसलिए शादी हुई। सुहाग रात की सेज पर मैं घूंघट में बैठी थी। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, किस करके प्यार करने लगे। प्यार करते करते उन्होंने अपना हाथ मेरे नीचे डाल दिया और अचानक से उठकर बैठ गए और गुस्से से पूछने लगे क्या तुमने मेरे से पहले भी किसी के साथ कुछ किया है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? पहले मैं झिझक कर बोली ना ना नहीं, तो मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा। उन्होंने कहा मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि कम उम्र में तुम्हारा शरीर इतना ढीला कैसे हो गया? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम झूठी हो। यह कहकर वो रूम से बाहर निकल गए। सुबह होते ही उन्होंने मुझे कहा तुम अपने आप यहाँ से चली जाओ तो ठीक है, वरना सबको बता दूंगा कि तुम 2 नंबर की लड़की हो, तुम्हें कहीं कोई रहने नहीं देगा। फिर मुझ पर दया करके उन्होंने 10,000 रुपये दिए, जो लेकर मैं यहाँ हरियाणा चली आई। यहीं पर मैं एक टी-शर्ट की कंपनी में काम करके अपना गुजर बसर करती हूँ। जब कभी अकेली बैठती हूँ तो सोचती हूँ मेरे ढीले शरीर को देखकर उसे इतना दुख हुआ। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ जो हुआ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ, उसने मुझे कितना दुख हुआ होगा। अगर वो मेरे दुखों को समझता तो शायद मुझे कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार के मामले में जल्दबाजी ना करें और अपने घर वालों का सम्मान करें, उनकी बात मानें और जो उम्र पढ़ाई की है उसे बर्बाद ना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।